हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर किंजल मकवाना आप सभी का चाणक्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्वागत करती हूँ। ओके, तो आज का जो सेशन है आज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो 2025 में कृषि विषय में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को ढेरों शुभकामनाएं। सकारात्मक रहे, केंद्रित रहे और अपना सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन करें। इसी आत्मविश्वास के साथ हम आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। ओके, तो आज जो है आपके लिए जो बच्चे कृषि विज्ञान से संबंधित है, जो परीक्षाएं देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये क्लास है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है आपके सब्जेक्ट एग्रीकल्चर बायोलॉजी से वो आज डिस्कस करेंगे। हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके वेबसाइट पे 2024-25 की प्रश्न पत्र की ब्लूप्रिंट भी दे रखी है, उसका भी ओवरऑल एक बार थोड़ा सा हम लोग आउटलुक देखेंगे, जिससे आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में मदद मिलेगी। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। हमारे जो फर्स्ट आपका है दैट इज प्रश्न पत्र की योजना 2024-25। ये आप देख सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी वेबसाइट से मैंने ये डाउनलोड किया है। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो वहाँ से ये जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक और बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो इसी वेबसाइट में ब्लूप्रिंट के नीचे जो है मॉडल पेपर भी अपलोड हुआ है। तो आज जो है जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैंने कोशिश करी है कि जो PYQs है या जो मॉडल पेपर उस पर अपलोडेड है उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में बहुत जो है हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए प्रश्न पत्र की योजना 2024-25 आप सभी को पता है क्योंकि अब तो एग्जाम आ ही चुके हैं, ठीक है। तो ये डिस्कस आपको पता है कितने मार्क्स का है, क्या प्रश्न है, लेकिन फिर भी इट्स माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू। तो देख लेते हैं। टोटल आपका मार्क्स जो है 56 का रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, टाइम जो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कृषि जीव विज्ञान की, तो इसमें आपके जो विषय में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बहुविकल्पी, अति लघुरात्मक, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट है ना, लॉन्ग, तो ये सभी प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस का देने का उद्देश्य ये होता है कि बच्चे में मेमोरी डेवलप हुई है या नहीं है, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं है। तो ये आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, लेकिन बस इतना देखिए उद्देश्य ये अचीव किए जाते हैं विभिन्न प्रकार के प्रश्न देकर, जैसे कि ज्ञानबोध, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल और विश्लेषण, ठीक है। इसमें आपको इतना ध्यान नहीं देना है, जो मेजर आप इस पे ध्यान दीजिए। इस बार 2024-25 की जो ब्लूप्रिंट आपकी वेबसाइट या कह सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पे जो अपलोड हुई है उसमें जो ब्लूप्रिंट दी गई है, इसमें आप देखिए कौन से प्रश्न कितने मार्क्स के दे रखे हैं और उनकी संख्या क्या रहेगी ये इसमें बता रखा है। ये ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि जो ये दे रखा है एज इट इज़ जो है आने वाला है या इस तरह का प्रश्न पत्र होगा, इसको हम आधार मानकर जो है चल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कौन कौन से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। MCQs रहेंगे बहुविकल्पी, रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। अति लघुरात्मक जो कि है वेरी शॉर्ट, लघुतरात्मक जो कि है शॉर्ट, दीर्घ जो कि शॉर्ट ही है लेकिन उसमें जो मार्क्स जो कह सकते हैं वर्ड लिमिट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखें निबंधात्मक, तो टोटल जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके होंगे दैट इज 6, ठीक है। MCQs वेरी फिलिंग द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, अगेन शॉर्ट एंड लॉन्ग। इसमें आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या कि बहुविकल्प जो है, बहुविकल्प वो प्रश्नों की संख्या इसकी कितनी रहने वाली है 18, और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, हाफ मार्क्स का रहेगा। और अगर हम देखें कुल अंक इस MCQs में कितने आ रहे हैं
जो कि है 9 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नों की संख्या, अगर ओवरऑल प्रश्नों की संख्या अगर आप देखें तो टोटल क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 53 रहेंगे। ठीक है, जिसमें से बहुविकल्पी 18, रिक्त 10, अति वेरी शॉर्ट जो है वो भी 10, शॉर्ट अगेन 10, दीर्घ उत्तरात्मक 3 और निबंधात्मक 2, टोटल कितने हो गए 53। आप इसमें जो है संभावित समय भी बता रखा है कि कौन से प्रश्न में कितना जो है समय लगेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे आप लोगों ने जब तैयारी की शुरुआत की थी या आपने एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था या जब आप 12th में आए थे, तो स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया गया था कि कौन सा चैप्टर जो है कितना वेटेज रखता है ना। ये आपको सभी को पता है, इसी को आधार मान के आप सबने अपनी तैयारी करी है और हमें विश्वास है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, तो पादप प्रजनन की अगर बात करें तो देख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन कौन से चैप्टर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। दैट इज प्लांट ब्रीडिंग, जो कि टोटल 8 मार्क्स का है। नेक्स्ट बात करते हैं कीट विज्ञान की, दैट इज ऑल्सो ऑफ 8 मार्क्स। और एक और हम बात करते हैं जो कि है कृषि महत्व के प्रमुख जंतुओं का अध्ययन, जो भी क्या है 8 मार्क्स का है। ऑल चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, सभी चैप्टर्स जो है इम्पॉर्टेंट है। ये ना समझे कि ये हो गया तो पासिंग मार्क्स या कुछ तो हम कर ही लेंगे, नहीं, दिस इज़ योर बोर्ड एग्ज़ाम, है ना। इससे आपको, इससे मार्क्स से आप आगे जाके बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं। सो सीरियसली अपनी पढ़ाई करें और टेंशन रिलीफ करके, रिलीज़ करके अपनी स्टडी करें। ठीक है, तो ये देखिए जैव बायोटेक्नोलॉजी 6 मार्क्स का, कीट नियंत्रण 4 मार्क्स का, है ना। पादप रोग विज्ञान इज ऑल्सो ऑफ 6 मार्क्स, फसलों के रोग 6 मार्क्स, निमेटोड 6 मार्क्स। तो ओवरऑल जो है दैट इज ऑफ 56 मार्क्स का। ठीक है, तो ये जो है ब्लूप्रिंट थी प्रश्न पत्र के 2024 और 25 की। ओके, नाउ आ जाइए, इसमें आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट जो ब्लूप्रिंट का दे रखा है, इसमें यहाँ पे तो बता रखे हैं आपके चैप्टर्स। ठीक है, अगर यहाँ से हम इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर जो है योग बता रखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चैप्टर नंबर 1 है, इस चैप्टर नंबर 1 में कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। यहाँ पे ध्यान दे लिख रखा है कोष्टक के बाहर की संख्या अंगों की तथा अंदर की संख्या प्रश्नों की है। तो जो ब्रैकेट के बाहर है वो तो किसके क्या बता रहा है, वो बता रहा है अंक, मार्क्स, और जो ब्रैकेट के अंदर है ये बता रहा है कि कितने इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर, तो ये जो है ओवरऑल इसमें आपके बता रखा है। टोटल जो है 56 मार्क्स के 53 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक चैप्टर वाइज का बता रखा है कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे, और वो भी उसमें से भी ये बता रखा है कि ज्ञान वाले क्वेश्चंस में कितने रहेंगे, अवबोध वाले, ज्ञानोपयोग वाले, कौशल वाले और विश्लेषण वाले। इस पर इतना ध्यान नहीं देना है, आप जस्ट इसको समझे, आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाइए, जो हमारा मेन आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उस पर, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, MCQs डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन या एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें MCQs है। ठीक है, नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है, वेरी शॉर्ट है, अगेन शॉर्ट है, और हम कह सकते हैं लॉन्ग है। तो आज के क्लास में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs और फिलिंग द ब्लैंक्स जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन ईयर डिजीज अकर इन विच क्रॉप, हरित बाली रोग किस फसल में होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने कोशिश करी है वो सभी टॉपिक्स को MCQs बनाने की, या मॉडल पेपर से मैंने लिए हैं, PYQ से लिए हैं, जो कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको पढ़ना ही है। ग्रीन ईयर डिजीज
कि अगर हम बात करें, ये डिजीज़ आपको पढ़कर जानी, अच्छे से पढ़ के जानी है, क्योंकि हर बार अगर एग्ज़ाम में जो पैटर्न मैंने देखा है उसमें इस पे क्वेश्चन हमेशा या तो वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में कहीं ना कहीं एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन जो है इस पे बेस्ड आए ही आए हैं। तो आपको इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। हो सकता है कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाए, ठीक है, तो वो पूरा डिस्कस हम लोग करेंगे, जिससे आप लोग वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग भी निकाल ले। ओके, तो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा हम लोग पढ़ते आए हैं इसमें हर बार कि ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ क्या होता है, बाजरा। ये डिजीज किस में पाई जाती है, बाजरा में पाई जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो गया है दैट इज बाजरा, जिसको इंग्लिश में हम लोग पर्ल मिलेट कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सबसे पहले बात करते हैं कि ये डिजीज जो है किस में हो रही है, बाजरा में हो रही है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि पैथोजन कौन है इसका। तो इसमें जो रोग कारक है दैट इज स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, ठीक है। जो रोग कारक है कौन है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस डिजीज की, तो इसको लक्षण के आधार पर इसको 2 स्टेजेस में बांट रखा है। एक तो है डाउनी माइल्ड्यू और एक है ग्रीन ईयर स्टेज, ठीक है। इस रोग को बाजरे का मृदु रोमिल आसिता रोग भी कहा जाता है, या इसको डाउनी माइल्ड्यू भी कहते हैं। इसमें आप देखें ग्रीन ईयर डिजीज के नाम से या तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है बाजरे का मृदु रोमिल आशिता रोग, ठीक है। तो ये लक्षण के आधार पर इसको 2 में बांट रखा है। जो डाउनी माइल्ड्यू जो स्टेज है ये आपको देखने को मिलती है किस पे, लीफ पे। और ग्रीन ईयर की अगर हम बात करें तो ये जो आपको देखने को मिलते हैं लक्षण किस पे, पुष्प क्रम पे। क्या होता है डाउनी माइल्ड्यू, या जिसे हम लोग मृदु रोमिल आसिता भी कहते हैं, जिसमें जो संक्रमण है वो कहाँ से, पत्ती की निचली सतह से जो है क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि निचली सतह पर एक कॉटनी अपीयरेंस जो है, सफेद कॉटनी मृदु रोमिल कह सकते हैं कवक की या फुफुंद की हमें वृद्धि होती हुई दिखती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, डाउनी माइल्ड्यू। ग्रीन ईयर स्टेज की अगर हम बात करें तो इसके जो पुष्प क्रम है, बाजरा का जो पुष्प क्रम होता है, यहाँ पे आप देखें इसमें हमें जो नीचे वाले भाग में, इनमें तो है जो है बालियां या तो बनती ही नहीं है, और बनती है तो बालियां जो है उसके लोअर स्टेज पर बनती है, लोअर पार्ट में बनती है, ठीक है। और ये हमें कैसे अपीयर होता है, इस तरह से लीफ लाइक अपीयर होता है, या हम कह सकते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है हमें इसमें दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट, बाजरे का जो ये रोग है इसको किसने डिस्कवर किया था, तो इसको जो है डिस्कवर किया था E.J. बटलर ने भारत में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे क्लियर हो गए होंगे कि बाजरे का जो ये रोग है इसको हम लोग हरित बाली रोग या इसको हम लोग मृदु रोमिल आशिता रोग भी कहते हैं। रोग कारक कौन है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। इसके लक्षण के आधार पर कितने प्रकार दे रखे हैं, 2 प्रकार दे रखे हैं, डाउनी माइल्ड्यू एंड ग्रीन स्टेज दे रखा है, डाउनी माइल्ड्यू स्टेज एंड ग्रीन ईयर स्टेज। डाउनी माइल्ड्यू किस में होता है, लीफ में होता है, और ग्रीन ईयर स्टेज किस में होता है, पुष्प क्रम में होता है, ठीक है। इसको किसने खोज करी थी, E.J. बटलर ने करी थी इंडिया में, ठीक है। ये देखिए आप इसमें यहाँ पे डाउनी माइल्ड्यू स्टेज में आप देख सकते हैं ये जो लीफ है इसमें आप किस तरह से कॉटनी अपीयरेंस जो है देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए ग्रीन ईयर डिजीज के अंदर जो ग्रीन ईयर स्टेज है इसमें पुष्प क्रम में होता है, इनफ्लोरोसेंस में ये जो है देखने को मिलता है, और इसमें जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं, ठीक है। पैथोजन स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला जो कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसको डिस्कवर किया था E.J. बटलर ने इंडिया में, कब किया था, 1907 में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस एक क्वेश्चन से हमने इसके काफ़ी सारी जो है चीज़ें डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़े। ओके, नेक्स्ट देखें सेकेंड क्वेश्चन, द इवेंट ऑफ सिट्रस कैंकर
इरेडिकेशन इज रिलेटेड टू, सिट्रस कैंकर उन्मूलन की घटना संबंधित है। ऐसी घटना हुई थी कि जो ये सिट्रस कैंकर रोग है, इसकी वजह से जो ये फसल या कह सकते हैं नींबू बहुत ज़्यादा जो है नष्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो इस तरह की घटना की गई कि उद्यानों से इन सब को जो है क्या कर दिया गया, हटा दिया गया था। और ये घटना कहाँ से संबंधित है, ये घटना संबंधित है फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा में ये घटना देखी गई थी कि सिट्रस कैंकर के जो प्लांट्स थे उन सब को इरेडिकेट कर लिया था, क्योंकि सभी फसल क्या हो गई थी, उद्यानों में नष्ट हो चुकी थी इस रोग के कारण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिट्रस नींबू, किस में होता है ये रोग, नींबू में होता है। नींबू में ये रोग किसके कारण होता है, पैथोजन कौन है, तो इसमें जो पैथोजन है दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है, दैट इज ज़ैंथोमोनास एक्सैनोपोडिस सिट्राई। क्या नाम है बैक्टीरिया का, ज़ैंथोमोनास एक्सैनोपोडिस सिट्राई जो है दैट इज बैक्टीरिया। इसकी वजह से ये रोग होता है। ठीक है, पौधे के सभी भाग में ये रोग होता है। क्या होता है, इसमें धब्बे हो जाते हैं। ठीक है, जो धब्बे होते हैं सफ़ेद से होके धीरे धीरे बाद में भूरे हो जाते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं इनमें जो है आभा मंडल, पीला आभा मंडल भी जो है देखने को मिलता है पत्तियों में, और फलों के अंदर काला कलर का आभा मंडल जिसमें बीच में गड्ढा होता है, ये देखने को मिलता है। और जो पादप है उसके सभी ऊपर वाले जो एरियल वाले जो पार्ट्स हैं उन सभी में जो है ये रोग आप देख सकते हैं या होता है। आप सभी ने कहीं ना कहीं ये जो है नोटिस किया होगा नींबू के पौधे में इस तरह के, ये जो है धीरे धीरे धब्बे रुक्ष हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, इसी को ही तो हम कैंकर कहते हैं। सभी ने देखा होगा, सभी ने नोटिस किया होगा। ठीक है, तो सिट्रस कैंकर जो कि ये रोग है किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, ज़ैंथोमोनास एक्सैनोपोडिस सिट्राई की वजह से। ये कौन सी घटना है जहाँ पे इसका उन्मूलन देखा गया था, या दैट इज फ्लोरिडा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस। सिट्रस कैंकर डिजीज वॉज फर्स्ट सीन इन इंडिया एट, फ्रासेट एंड जेनकिस करके वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिट्रस मीडिया के नमूने में ये रोग पहली बार देखा इंडिया में। कहाँ देखा गया, दैट इज देहरादून। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिट्रस कैंकर जो है सबसे पहले इंडिया में फ्रासेट और जेनकिस ने देखा था। सिट्रस मीडिया जो सैंपल है नमूने उस पर देखा था। कहाँ देखा था, देहरादून में देखा था। उन्मूलन से इससे रिलेटेड कहाँ पे घटना हुई थी, फ्लोरिडा में हुई थी। इसका रोग कारक कौन है, ज़ैंथोमोनास एक्सैनोपोडिस सिट्राई है। ठीक है, सभी भागों में होता है, पत्तियों में भी देखने को मिलता है, जो फल है उसमें भी देखने को मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन प्लांट पैथोलॉजी जो चैप्टर है उसमें से। ठीक है, तो ये ध्यान रखें कहाँ पे, देहरादून में। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक की खोज जो है किसने की थी, तो यहाँ पर जिस वैज्ञानिक का नाम आता है दैट इज वेक्समैन। कौन है, वेक्समैन। 1944 में इन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो एंटीबायोटिक है उसकी खोज करी थी। ये बैक्टीरियल प्लांट डिजीज के कंट्रोल में क्या थी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी या हेल्पफुल थी। तो जब भी नाम आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय वेक्समैन, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेक्समैन, स्ट्रेप्टोमाइसिन वेक्समैन, कब, 1944 में। ठीक है, ये कौन वैज्ञानिक है ये भी देख लेते हैं। अगर इनकी हम बात करें, प्रोफेसर मिलार्टेड। ठीक है, तो प्रोफेसर मिलार्टेड की बात आए तो यहां पे आपको ध्यान रखना है बॉर्डेक्स मिक्सचर। बॉर्डेक्स मिक्सचर की खोज जो है किसने करी थी, प्रोफेसर मिलार्टेड ने 1885 में करी थी।
ठीक है, जो कि चूना और पानी का मिश्रण अनुपात में लेकर जो है ये कह सकते हैं कवकनाशी या जीवाणुनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। तो प्रोफेसर मिलाटेड 1885 बॉर्डेक्स मिक्सचर, प्रोफेसर मिलाटेड 1885 बॉर्डेक्स मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट ईजे बटलर। ईजे बटलर की हमने अभी बात करी, जिन्होंने भारत में कौन सी डिजीज, क्या नाम है अभी हमने पढ़ा, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा को खोजा था। सिमेलिंग और कुल्का की अगर हम बात करें तो ये जो है किससे संबंधित है, यहाँ पे इन्होंने प्रथम सिस्टेमिक फंगिसाइड जो कि था फर्स्ट कार्बोक्सिन की खोज करी या डिस्कवर्ड किया। सिमलिंग और कुल्का 1966 में। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन वेक्समैन, बॉर्डेक्स मिक्सचर प्रोफेसर मिलार्ड, कार्बोक्सिन सिस्टेमिक फंगिसाइड जिसमें नाम आएगा स्मेलिक और कुल्का, ईजे बटलर ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस इज सिचुएटेड एट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन तो मान के चलो कि इस पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आपका आएगा ही आएगा, तो ये तो आपको याद करना ही करना है। स्पेशली जो राजस्थान में है अनुसंधान केंद्र, वो तो आपको बिल्कुल याद करने हैं, वो तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे आंसर आता है तब्बीजी अजमेर राजस्थान में। अगेन आई एम रिपीटिंग, राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तब्बीजी अजमेर राजस्थान में। भाई जोधपुर में क्या है फिर, जोधपुर में है काजरी, जोधपुर काजरी क्या है, सेंट्रल एरिड जोन ठीक है, ओके। नागपुर, तो नागपुर की अगर हम बात करें तो नागपुर जो है वो क्या है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कपास का अनुसंधान केंद्र है। कटक ओडिशा की बात करें तो ये जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। क्लियर? और अगर हम बात करते हैं तब्बीजी अजमेर की, तो वो किससे संबंधित है, बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र से। जोधपुर में काजरी है। ठीक है, नागपुर की बात करें केंद्रीय कपास अनुसंधान है। ठीक है, कटक ओडिशा की बात करें तो केंद्रीय चावल जो है अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, एक अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो कि भरतपुर राजस्थान में है, ये जरूर आप ध्यान रखें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस, इस पे एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रोसोफिला में सफेद नेत्र उत्परिवर्तन, सबसे पहले तो देखें किसमें, ड्रोसोफिला। कौन सा उत्परिवर्तन, सफेद नेत्र उत्परिवर्तन की खोज किसके द्वारा की गई, तो यहां पे जो वैज्ञानिक का नाम आता है दैट इज मॉर्गन। ठीक है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में श्वेत नेत्र उत्परिवर्तन या व्हाइट आई म्यूटेशन को क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था, और इसी लक्षण को आधार बना के या वंशागति का अध्ययन करके इन्होंने जो है लिंग सहलग्नता, सेक्स लिंकेज के बारे में बताया था। ठीक है, तो सेक्स लिंकेज के बारे में बताया था, और ड्रोसोफिला आई म्यूटेशन मॉर्गन। ह्यूगो डी व्रिस कौन है, वो वैज्ञानिक जिन्होंने म्यूटेशन शब्द का सर्वप्रथम क्या किया, प्रयोग किया या यूज किया या दिया। सेठ राइट कौन थे, सेठ राइट हम कह सकते हैं वो अंग्रेज किसान थे जिन्होंने ह्यूगो डी व्रिस के पहले ही
म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की घटना को देख लिया था, और इन्होंने जो भेड़ों की छोटी टांग वाली जो कह सकते हैं एक नस्ल या जो है वो उसका विकास किया था, एंकल, है ना। नेक्स्ट, मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर, प्रतिबंध एंजाइम के प्रकार है। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अगर हम बात करें, या रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियसेस, ये जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, दैट इज एक्सोन्यूक्लियसेस और ये है एंडोन्यूक्लियसेस, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये जो है डीएनए को कट करते हैं फ्रॉम द एंड्स ऑफ डीएनए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, इसके एंड्स में से, डीएनए के एंड्स में से क्या करते हैं, ये कट करते हैं। न्यूक्लियस से नाम याद रखें कि ये कट करने का काम है। एक जो आप एंजाइम पढ़ते हैं इसमें, दैट इज डीएनए लाइगेस। डीएनए लाइगेस जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है ये काम क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, और ये जो काम है क्या करता है, ब्रेक करने का काम करता है डीएनए के सेगमेंट को। अब डीएनए को अगर किनारों से कट करना है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस जो कि एक स्पेसिफिक साइट पे, डीएनए की स्पेसिफिक साइट पे, या हम कह सकते हैं इसकी रिकॉग्निशन साइट पे, या हम कह सकते हैं कि पैलिंड्रोमिक साइट पे, पैलिंड्रोमिक साइट पे ये क्या करते हैं, कट लगाते हैं एक स्पेसिफिक साइट पे बिटवीन द डीएनए। एंडो मीन्स अंदर की तरफ कट लगाते हैं, ठीक है। कौन, एंडोन्यूक्लियसेस, क्लियर। और जहां पे स्पेसिफिक साइट पे ये कट लगाते हैं, उस स्पेसिफिक साइट को क्या कहा जाता है, उस स्पेसिफिक साइट को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक जो है सीक्वेंस हम कहते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, वो सीक्वेंस होती है जिसको हम तो वैसे तो पढ़ते ही है, लेकिन पीछे से भी पढ़ने पर वो हमें सेम रीड होता है, दैट इज मलयालम। मलयालम आप बोल रहे, लेकिन इसे पीछे से भी आप रीड करेंगे तो सेम रीड होगा। तो इसको हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो कि एक स्पेसिफिक साइट पे क्या होता है, जो एंडोन्यूक्लियस है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है कट लगाते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने प्रकार का है, दैट इज ऑफ 2 टाइप, ओके। ओके, नेक्स्ट, डाइज आफ्टर ईटिंग बीटी कॉटन। बीटी कॉटन खाने से मौत किसकी होती है। यहाँ पे आप सभी को पता है, बीटी कॉटन में जो बीटी शब्द है, ये जो अक्षर है, ये किसको डिनोट करते हैं, बैक्टीरिया को। कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस, ठीक है। बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस, ये वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर जो है क्या कह सकते हैं, कीटनाशी प्रोटीन पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं क्राई प्रोटीन। विद द हेल्प ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक, क्राई प्रोटीन को किस में डाला गया, कॉटन में डाला गया, जिससे क्या होता था, जो ये पिंक बॉल वर्म है, गुलाबी बॉल वर्म है, ये इस पर जब फीड करने आता था ये कीट या इंसेक्ट, तो ये जो प्रोटीन जब इसमें डाल दिया गया, कौन सा, क्राई प्रोटीन, किससे लेके, बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस से लेके, तो ये कॉटन पे जब फीड करने आते थे, ये इसको फीड करते थे, तो ये क्राई प्रोटीन जो इंसेक्ट में जाके इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके इनको कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाता, इनको इंसेक्ट जो है क्या हो जाते थे, किल हो जाते थे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, और ये भी ध्यान रखें कौन सा प्रोटीन था, दैट इज क्राई प्रोटीन। किससे लिया गया, बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस से, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक को यूज करते हुए हमने इनमें प्लांट्स में डाला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिशियल इंसेक्ट, लाभदायक कीट। तो आर्थिक महत्व के हिसाब से अगर हम देखें
तो कुछ इंसेक्ट्स है जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें जो इसमें आपका आंसर है दैट इज लेडी बर्ड बीटल, लेडी बर्ड बीटल, ठीक है। इसमें लेडी बर्ड बीटल है, मधुमक्खी है आपके, तो ये आप ज़रूर जो है ध्यान रखिएगा, लेडी बर्ड बीटल जो कि एक बेनिफिशियल क्या है, इंसेक्ट है। नेक्स्ट, फैमिली ऑफ टर्माइट, सीधा याद करना है, इसमें कुछ क्या वो कुछ नहीं, सीधा याद करना है कि टर्माइट जो है, दीमक जो होते हैं, उनका कुल क्या है, उनकी फैमिली क्या है। तो यहाँ पे सीधा बहुत ही आपको ईजिली आंसर दैट इज टर्मिटिडी, टर्मिटिडी बहुत ईजी है याद करने में। इसका जो कुल है या इसका हम कह सकते हैं इसकी फैमिली जो है दीमक की, दैट इज टर्मिटिडी। क्लियर, सिंपल ये याद करना है, इसमें कुछ क्यों क्या कैसे एक्सप्लेनेशन वाली कोई बात ही नहीं है, बस याद करना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक क्वेश्चन से हम 2 क्वेश्चन निकालेंगे। क्या है, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट निमेटोड इज, सबसे लंबे सूत्रकृमि की लंबाई है। तो यहां पे आप देखिए आपके टेक्स्ट बुक में ये दे रखा है, सामान्यतः सूत्रकृमि कि अगर हम लंबाई की बात करें 0.5 mm से 4 mm तक लंबे होते हैं, ठीक है। तथा सबसे छोटे, पहले लंबे की बात करते हैं, सर्वाधिक लंबे सूत्रकृमि पैरालॉगिडोरस, पैरालॉगिडोरस, ठीक है, जो कि लंबे सूत्रकृमि की लंबाई 11.0 mm है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, दिस वन, ठीक है, 11.0, लॉन्गेस्ट 11.0, लॉन्गेस्ट 11.0 mm, ठीक है। अगर हम सबसे छोटे सूत्रकृमि की बात करें दैट इज पैराटाइलेकस, क्या है, पैराटाइलेकस, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई की अगर हम बात करें दैट इज 0.2 mm, स्मॉलेस्ट निमेटोड लेंथ, ठीक है, स्मॉलेस्ट 0.2 और लॉन्गेस्ट 0.11 mm। एवरेज पूछ ले 0.5 से 0.5 mm से 4 mm तक हो सकती है निमेटोड की लेंथ। क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखो, इरिश फेमाइन इज रिलेटेड टू, आयरिश अकाल जो है किससे संबंधित है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस रोग की, ये जो अकाल संबंधित है वो संबंधित है किससे, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से, ठीक है। 1845 की अगर हम बात करें, यूरोप में ये रोग हुआ था, किसमें, आलू में। क्या नाम है रोग का, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। ये रोग हुआ था, इसका जो रोग कारक है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है। क्या है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। कहाँ पे हुआ था, यूरोप में हुआ था। कब हुआ था, 1845 में हुआ था। कब हुआ था, 1845 में। वहां पे ये जो रोग है इतनी हद तक फैला था कि जो आलू है उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अकाल पड़ गया था, लोग भूख की वजह से मर रहे थे, ठीक है। और काफ़ी लोगों ने यहाँ यूरोप से जो है कह सकते हैं अमेरिका क्या कर लिया था, माइग्रेशन कर लिया था, है ना। उसमें पर्टिकुलर डेटा आपके उसमें दे रखा है, आप तो बस इस पे ध्यान रखें। तो इस अकाल को ही बच्चे हम लोग क्या कहते हैं, इरिश फेमाइन कहते हैं। और ये अकाल किससे संबंधित है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसको हिंदी में आलू की पछेती अंगमारी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड। व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड की अगर हम बात करें, सरसों में व्हाइट रस्ट, ये डिजीज जो है या रोग जो है, सरसों का सफेद लोरी रोग जो है किसके कारण होता है, दैट इज ऑफ एल्ब्यूगो कैंडिडा। किसके कारण होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा के कारण होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि पत्ती पर
जो है सफेद सफेद जो है चकते, बहुत ही क्रीमी टाइप के जो है इस तरह से चकते बन जाते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें, आप लोगों ने वैसे भी पढ़ा ही होगा, और भी है, हम लोगों को और भी डिस्कस करना है। नेक्स्ट मैं ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर लूँगी, तब ये पूरा आपको इसका एक्सप्लेन करूँगी। क्लियर? तो वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड इज कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो कैंडिडा। क्लियर? नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ गिजार्ड इन अर्थवॉर्म इज, केचुए में गिजार्ड का मुख्य कार्य क्या है? अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं खंड होते हैं उसमें, तो उसके 8th और 9th खंड में अंडा आकार इस तरह से कुछ क्या कह सकते हैं, संरचना होती है। ठीक है, इसको ही तो हम कहते हैं गिजार्ड। ठीक है, और ये क्या करता है, चर्निंग ऑफ फूड में हेल्पफुल है, चबाने में, फूड को क्या करने में, चबाने में। ठीक है, सॉरी, चबा, या हम कह सकते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में, जो कि ये हेल्पफुल है, चर्निंग ऑफ फूड। कौन सा? गिजार्ड। किस में? अर्थवॉर्म में। कहाँ पे प्रेजेंट है, कौन से खंड में? 8 और 9th खंड में केचुए के। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वैगल डांस इज रिलेटेड विथ, वैगल नृत्य किससे संबंधित है? हम बात करें हनी बी की, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप लोगों ने इसकी कह सकते हैं कि किस तरह से इनके अंदर जो है वर्कर, ड्रोन और किंग है ना, और क्वीन, ये सब जो है आपने कैरेक्टर सारे इसमें देखे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक स्टोरी के हिसाब से अगर आप पढ़े तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आप कह सकते हैं। मधुमक्खी जो है एक सामाजिक कीट है ना, वेरी यूजफुल ऑल्सो इकोनॉमिकली देखें तो। वैगल डांस जो है किससे रिलेटेड है? दैट इज वर्कर ऑफ हनी बी। किसके द्वारा? वर्कर ऑफ हनी बी के द्वारा। ठीक है, क्या होता है, वर्कर कौन होते हैं? सबसे पहली बात, वर्कर या श्रमिक वो होते हैं जो कि शहद को लेने जाते हैं, शहद को इकट्ठा करते हैं। तो जब वो शहद को लेने जाते हैं तो ये जो वर्कर होते हैं मधुमक्खी के, उन्होंने सोर्स देख लिया कि शहद कहाँ पर है, अब बाकी वर्कर को भी तो बताना है कि शहद कहाँ पे है। तो वैगल डांस ये होता है कि कम्युनिकेशन, संचारण के लिए ये मधुमक्खियाँ, जो वर्कर, जो श्रमिक होते हैं, डांस करते हुए, कभी आपने देखा होगा इस तरह से मधुमक्खी राउंड इस तरह से गोल घूमते हुए जो जाती है, उसी को वैगल डांस कहते हैं, जो कि एक कम्युनिकेशन कह सकते हैं, ये इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? वर्कर ऑफ हनी बी। क्लियर? नेक्स्ट देखें, द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट, भारतीय कृषि अनुसंधान की अगर हम बात करें, संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है न्यू दिल्ली में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। यहाँ पर क्वेश्चन आपके पूछा गया था, फुल फॉर्म ऑफ AIARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली आपके इसमें पूछे जाए, आपको जस्ट याद करना है, बस उसे याद रखना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। हु स्टार्टेड प्लांट एम्ब्रॉय कल्चर? तो प्लांट एम्ब्रॉय कल्चर या पादप भ्रूण संवर्धन, संवर्धन क्या होता है? वो होता है जो कि हम लैब में इन विट्रो कुछ न्यूट्रिशनल मीडिया लेके किसी को क्या करवाते हैं? कल्चर कराते हैं, संवर्धन उसको हम कहते हैं, ग्रो कराते हैं। ठीक है, तो बीज भ्रूण से, बीज भ्रूण से, बीज में क्या पाया जाता है? भ्रूण होता है, तभी तो क्या बनता है? न्यू प्लांट बनता है ना। तो बीज के अंदर जो भ्रूण है उसको संवर्धन माध्यम में रखकर, न्यूट्रिशनल मीडिया देकर, किस पादप भ्रूण संवर्धन की शुरुआत किसने करी? हैनिंग ने करी। किसने करी? हैनिंग ने करी। कब करी? 1904 में करी। क्लियर? नेक्स्ट, फैमिली ऑफ रेड हेरी कैटरपिलर, कातरा का कुल है ना, रेड हेरी कैटरपिलर, या जिसको कातरा हम कहते हैं, अमेस्टा मुराई, जो कि इसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है,
इसकी फैमिली हाँ, इसकी अगर फैमिली की हम बात करें तो इसकी फैमिली है दैट इज आर्किटिडी, आर्किटिडी, ठीक है, फैमिली ऑफ रेड हेरी कैटरपिलर आर्किटिडी। नेक्स्ट, एन ऑर्डर, कात्र का गण क्या है, तो दैट इज लेपिडोप्टेरा। क्या है? लेपिडोप्टेरा। रेड हेरी कैटरपिलर का जो ऑर्डर है दैट इज लेपिडोप्टेरा। ये क्वेश्चंस आपको सीधे याद करने हैं बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रेंड फंगस, कौन सा कवक है जिसको मित्र कवक कहा जाता है, दैट इज ट्राइकोडर्मा। किसको कहते हैं हम? ट्राइकोडर्मा। फ्रेंड फंगस इज ट्राइकोडर्मा, फ्रेंड फंगस इज ट्राइकोडर्मा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ ग्रास होपर, टिड्डे के शरीर पे कितने जोड़ी टांगे होती है, टिड्डे के शरीर पे कितनी जोड़ी टांगे होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि यहाँ पे कुल नहीं पूछा है बच्चे, यहाँ पे पेयर्स पूछा है, कितने पेयर्स में टांगे होती है, ठीक है। तो टोटल जो पेयर्स कितने पेयर में होती है दैट इज 3। कितने पेयर्स में होती है? 3 पेयर्स में होती है। और कुल टांगे पूछे तो कितना? 6, है ना। तो जोड़ी पूछा है कि टिड्डे में कितने जोड़ी टांगे होती है? 3 पेयर्स होते हैं, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। ओके, द साइंटिफिक नेम ऑफ मृगाल फिश, मृगाल मछली का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब इस तरह के क्वेश्चन तो आपका आंसर आपके इसमें ही है, ऑप्शन में ही है। मृगाल, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसका जो साइंटिफिक नेम है सिरहिनस मिरीगला, सिरहिनस मिरीगला, ठीक है। जिसका इसको मृगला या मृगाल जो है हम कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है सिरहिनस मिरीगला। ओके, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलिया डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ व्हीट इज, गेहूं की मोलिया रोग प्रतिरोधी किस्म है। ये एक रोग है, क्या नाम है रोग का? मोलिया डिजीज, ठीक है। किस में होता है? गेहूं में होता है, ठीक है। इस रोग की कुछ रेजिस्टेंट प्रतिरोधी किस्में जो है बताई गई है। कौन कौन सी प्रतिरोधी किस्में हैं आप जरूर याद करिएगा। तो इसमें आप देखिए राज किरण HD2052, राज मीन्स राजस्थान, राज 1487, ये सभी जो है मोलिया डिजीज की जो हम कह सकते हैं सभी जो है क्या है? रेजिस्टेंट वेराइटी है, ठीक है। ये जो डिजीज है व्हीट की, इसमें आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है इसको एक बार देख लेते हैं। पुट्टी रोग की खोज सर्वप्रथम जर्मनी के वैज्ञानिक जे कोहन ने, कहाँ के वैज्ञानिक है? जर्मनी के, और क्या है इनका नाम? जे कोहन है। कब? 1874 में की थी, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1958 में वासुदेव ने राजस्थान के सिक्कर जिले में इस रोग को देखा था। भारत की अगर हम बात करें, कहाँ की? भारत की अगर हम बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जो ये रोग है, सर्वप्रथम ये जो रोग है इसको किसने देखा था? वासुदेव ने देखा था। कहाँ पर देखा था? ये जो रोग है सर्वप्रथम वासुदेव ने राजस्थान के सिक्कर जिले में देखा था। जस्ट अ मिनट। सो सॉरी फॉर दिस। ओके, देखिए वासुदेव राजस्थान के सिक्कर जिले में इस रोग को देखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, राजस्थान में इसके जयपुर, अलवर, अजमेर, पाली, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिलों में भी इस रोग की उपस्थिति पाई गई है। क्यों इंपॉर्टेंट हो गया ये हमारे लिए? क्योंकि भारत में
वासुदेव ने राजस्थान के सिक्कर जिले में जो है इसको सबसे पहले खोजा था या देखा था। सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स जो है पौधे के भिन्न समूह में छोटे और बड़े दिखाई देते हैं, बौने और पीले दिखाई देते हैं। पौधे 1-2 फीट से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। गेहूं की अगर बात करें, रोगग्रस्त पौधे की जड़ें इसमें कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका जो रोग कारक है, पैथोजन की अगर हम बात करें तो इस पैथोजन का नाम क्या है, दैट इज हिट्रोडर्मा एवेनी। ठीक है, या आप इसे हिट्रोडर्मा मेजर, दिस आर द पैथोजेंस ऑफ दिस डिजीज, जो कि क्या है, हिट्रोडर्मा मेजर या हिट्रोडर्मा एवेनी। ठीक है, किसने, भारत में किसने ज्ञात किया था, वासुदेव ने। कहाँ पे, राजस्थान के सिक्कर जिले में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ओके तो ये जो डिजीज़ हमने पढ़ी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक आप देखें कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, 23 MCQs जो है कर लिए हैं। ठीक है, आगे भी आपके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है चुन चुन कर निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम में लिए बहुत हेल्पफुल है। आगे हम और भी जो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स या शॉर्ट लॉन्ग, उसको भी डिस्कस करेंगे अब हम लोग, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you so much.